में हम चर्चा करने वाले हैं इंसेस्ट रेप के बारे में। जानेंगे कि बच्चों के प्रति हो रहे सेक्सुअल अब्यूज को किस प्रकार पेरेंट्स प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके साथ साथ वो अपने बच्चों को किस तरीके से अवेयर करें, उन्हें कैसे वो नॉलेज दें ताकि इस तरह की समस्याएं जो है बच्चे की जिंदगी में ना होने पाए या इस तरह के हादसे हमारे बच्चों की जिंदगी में ना होने पाए। इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आइए मिलकर स्वागत करते हैं और इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हेलो, वेलकम मैम। थैंक यू। लास्ट टाइम हमने चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज के बारे में काफी बातचीत करी, लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर किया था। अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि इंसेस्ट रेप की डेफिनेशन क्या दी गई है, इंसेस्ट रेप क्या चीज है, किन लोगों को इंसेस्ट रेप के अंदर इंक्लूड किया गया है। जी, इंसेस्ट रेप जैसे कि हमारा पॉक्सो में भी दिया हुआ है और आईपीसी में भी हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं पॉक्सो के बारे में बात करती हूँ क्योंकि हमारे लास्ट 2 एपिसोड पॉक्सो से ही रिलेटेड थे। तो उसमें सेक्शन 5 क्लॉज N में इंसेस्ट रेप के बारे में बताया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में है, यानी कि जैसे कि पेरेंट्स जो होते हैं उस व्यक्ति पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो उसका जानने वाला होता है, या बच्चे का रिलेटिव है, उसके पेरेंट्स का रिलेटिव हो रहा है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है बच्चे के पेरेंट के साथ, शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहा है, या वो व्यक्ति किसी तरह से रिलेटिव है बाय ब्लड, बाय अडॉप्शन, बाय फोस्टरेज। तो ये सारी चीजें जो है आती है इंसेस्ट रेप में अगर ये व्यक्ति करते हैं तो। और केवल मैं रिलेटिव ही नहीं कहूंगी, पर्सन नोन टू द चाइल्ड, जैसे कि स्कूल टीचर हो गया, ट्यूशन टीचर हो गया, अगर बच्चा बस में ट्रैवल करता है तो उस बस का ड्राइवर हो गया, ऐसे लोग जिनके ऊपर हम लोग अक्सर आंख बंद के विश्वास कर लेते हैं और वो लोग ही बच्चे के साथ अगर इस तरह का करते हैं, हरकत करते हैं, तो वो लोग सारे इंसेस्ट रेप के अंदर आएंगे सेक्शन 5 क्लॉज N में। और रही सवाल हमारा आईपीसी में, तो सेक्शन 376 में हम जब रेप की पनिशमेंट देखते हैं तो उसी में 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज F में दिया हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला, यानी कि मैं मेजर की बात कर रही हूँ जो कि 18 साल या 18 साल से ऊपर की महिला है, उसके साथ अगर कोई रेप करता है और वो व्यक्ति उस महिला का जानने वाला है, रिलेटिव है या टीचर है, बाय ब्लड, बाय कंसैनिटी, बाय फोस्टरेज, बाय अडॉप्शन उस महिला का रिलेटिव है, शेयर्ड हाउस होल्ड में रहा है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा है, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में है, तो ये सारी चीजें भी कवर होंगी माई इंसेस्ट रेप में, जो कि आईपीसी में होगा। अगर मेजर के साथ होता है तो वो आईपीसी के अंडर हम कवर करेंगे, और अगर किसी माइनर के साथ होता है तो हम उसे पॉक्सो एक्ट में कवर करेंगे। अब हम जानना चाहेंगे कि इन आर इंडियन सोसाइटी, इंडियन फैमिलीज आर कंसिडर्ड एज वेरी सेफ प्लेस फॉर देयर चिल्ड्रन। तो आप इसको कैसे सही कहेंगी कि क्या कहते हैं, क्या आज हमारी इंडियन सोसाइटी में इंडियन फैमिलीज भी, जब हम इंसेस्ट रेप की बात कर रहे हैं तो आपने बोला कि का कोई रिलेटिव है या हमारे नोन में हमारे कोई रिश्तेदार हैं, वो भी बच्चे के साथ गलत हरकत करते हैं, तो क्या आज ये कहना सही होगा कि हमारी इंडियन सोसाइटी में जो हमारी इंडियन फैमिलीज हमें बच्चे को एक सही एटमॉस्फेयर में बच्चा रहता है या वो उसके लिए एक सेफ प्लेस है? जी देखिए, ये कहना मैं बिल्कुल गलत नहीं है कि होम जो है सेफेस्ट प्लेस है एक बच्चे के लिए, लेकिन बहुत सी मिथ्स होती हैं जिसकी वजह से आज इंडियन सोसाइटी में इस तरह का बढ़ गया है। ये नहीं है कि सिर्फ इंडियन सोसाइटी में भी है, अगर आप कभी इंटरनेशनल कोई केस देखें, कोई फॉरेन का केस देखें, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जो अपनी मतलब आत्मकथा सुनाते हैं, बड़े होने के बाद बताते हैं कि हमारे साथ हमारे दादा कर लेते थे, इस तरह का हरकत करते थे, हमारे फादर कर लेते थे, हमारे स्टेप फादर कर लेते थे, इस तरह की करते थे। तो केवल ये इंडियन सोसाइटी में ही नहीं है, ये बाहर के देशों में भी है। हाँ, लेकिन अगर आप में से इसकी बात कर रही हैं तो हाँ, कई जगह है कि मिथ है। अब जैसे कि अगर हम थोड़ा ऐसी एरिया में जाते हैं जहाँ पे अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, या जहाँ जिस घर में एजुकेशन की कमी है, या जहाँ पे एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, वहाँ पे फैमिली का पुराना कल्चर ही समझ आ रहा है। कल्चर गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी कल्चर प्रैक्टिस जो कर रहे हैं लोग उसे गलत तरीके से प्रैक्टिस करने लगते हैं। जैसे कि एक मीरा रोड केस था जिसमें कि
शोमाइट चैटर्जी ने बताया था उस रिपोर्ट में कि एक तांत्रिक के बहकावे में एक फादर आ गया, जिसमें उस ने मतलब तांत्रिक से कहा कि भाई उसकी फाइनेंशियल कंडीशन घर की ठीक नहीं है, तो उसके लिए कोई उसे सोल्यूशन बता दे। तो तांत्रिक ने उसे इतना गलत सोल्यूशन दिया, उसे गुमराह किया, कहा कि आप अपनी बेटी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओ ताकि आपकी घर की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है बेटर हो जाए। और इस काम में उस व्यक्ति के वाइफ ने भी पूरा साथ दिया। बच्ची ने कई बार अपनी माँ से शिकायत भी लगाई, लेकिन उसकी मदर ने बिल्कुल भी अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि ये कहा कि भाई अगर ये काम करने से आपके घर की सिचुएशन ठीक हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन अगर बेटर हो सकती है तो कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन तक ये चलने दो। और एक और केस आया था कुछ साल पहले की बात है, जिसमें कि 2 लड़कियां थी जिनके दोनों भाई कंटिन्यूअसली उन्हें 4-5 साल तक सेक्सुअली असॉल्ट करते रहे, और उसमें उनकी मदर ने भी उनका पूरा साथ दिया। लड़कियों ने जब शिकायत भी करी बार बार, तो उनकी मदर ने पीटना शुरू कर दिया कि तुम शिकायत क्यों करती हो। तो ऐसे बहुत से घर हैं जिसमें ये इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं। वो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि अनएजुकेशन है। बेटियों को लोग समझते हैं कि वो ऐसे ही हैं, उन्हें या तो डिप्रेस्ड हैं, तो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कहूंगी मैं कि ये एक जो है सिर्फ एजुकेशन के द्वारा ही ये सारी चीजों को इरेडिकेट किया जा सकता है, और इसके अलावा थोड़ा ब्रॉड लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की भी जरूरत है, जिसमें कि मीडिया हमारा पूरा साथ दे, या एनजीओज हैं आगे आए, स्ट्रीट प्लेस करें रिमोट एरियाज में जाके, या जैसे कि स्केटर सेटलमेंट्स होते हैं वहां पे जाके एनजीओज थोड़ा वर्क करें, वहां के सिचुएशंस को देखें। ये चीजें तभी सही हो सकती हैं। केवल गवर्नमेंट ही इसमें करती रहे, लॉ बनाना ही सफिशिएंट काम नहीं है। हमारे पास आज इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट लॉज तभी तक काम कर सकते हैं जब तक कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, और लॉज के साथ साथ अगर वो किसी व्यक्ति को सजा मिल रही है तो एक डेटरेंट भी क्रिएट करे कि भाई फलाने व्यक्ति को 10 साल की 7 साल की सजा हो गई, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर एक भय पैदा होना चाहिए, खौफ पैदा होगा। हाँ, जिससे कि अगर वो भय नहीं है तो फिर उस पनिशमेंट का कोई फायदा नहीं है। वो तो फिर सोचेगा कोई बात नहीं, इसको ही पनिशमेंट हुई है ना, मुझे हो ना हो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तो एक डेटरेंट भी लाना बहुत जरूरी है। बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि फ्रीक्वेंटली ऐसे केसेस जो हैं बच्चों के प्रति बढ़ते जा रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है? क्या मेन रीजंस हैं इसके? जैसे कि मैंने बताया कि अनएजुकेशन जो है बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा चीज है कि लड़कियों को कम समझा जाता है। फीमेल फेटिसाइड के हम केसेस देख ही रहे हैं। 200 साल ही नहीं बल्कि आजादी से पहले के भी हम केसेस देखे, जब राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले ये चलाया था कि सती प्रथा को खत्म करना चाहिए, तब जाके ये हमारे समाज से खत्म हुई। लेकिन आज भी फीमेल फेटिसाइड हमारे सोसाइटी में बिल्कुल उसने रूट पकड़ लिया है, और ये बहुत से क्षेत्रों में, बहुत सी फैमिलीज में फीमेल फेटिसाइड आज भी है, और ये बहुत अच्छी फैमिलीज में भी है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर बेटी हो भी जाती है बाई चांस, तो लोग उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज करने की कोशिश करते हैं, और करते भी हैं कई जगह पे। तो ये मैं कहूंगी कि इसमें पेरेंट्स को भाई बहुत ज्यादा कंसर्न कॉन्शियस होने की जरूरत है कि वो अपने बच्चे के लिए एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, क्योंकि घर ही सबसे सेफेस्ट प्लेस है। और अगर बच्चे का ट्रस्ट अपने घर वालों से उठ गया तो वो बच्चा कहीं का नहीं रहेगा, वो कहीं और जाके वो बच्चा कैसे अपने आप को सेटल करेगा। अगर शेल्टर होम में भी चला गया तो हो सकता है उसके साथ वहां पे भी वो हो, ऐसी इस तरह से हो, या बच्चा बार बार डरने लगे, किसी और व्यक्ति से बातचीत करने में डरने लगे, सोशलाइज होने में डरने लगे। तो इसलिए हम ही को जरूरत है, पेरेंट्स को ही जरूरत है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों के साथ इक्वली बिहेव करें, दोनों को इक्वल समझे, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। ये चीजें तभी संभव है। और बच्चे को जब तक प्रमोट नहीं किया जाएगा तब तक वो बच्चा आगे ही नहीं आएगा, शिकायत ही नहीं कर पाएगा अपने पेरेंट्स से कि भाई उसके साथ ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है, या फलाने किसी अंकल ने उसके साथ उन्हें एक बैड टच किया है या गुड टच किया है। बच्चा वो चीज को ही डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो आप हमें, हमारे पेरेंट्स को क्या कुछ पॉइंट्स बताइए जिसके द्वारा वो अपने बच्चों को अवेयर कर सके और खुद भी अवेयर
हो पाए। जी जी, देखिए जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रिक्टर लॉज की बात करी, तो पॉक्सो में ऑलरेडी हमारे पास अब स्ट्रिक्ट लॉज आ गए हैं, फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग्स भी हो गई हैं, इसमें बेल भी नहीं मिलती है। बेल मिलना इतना मुश्किल है, एक तो ये नॉन बेलेबल केस है, अगर बाई चांस कोई बेल के लिए लगाए भी तो उसे बेल मिलती नहीं है। लेकिन हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में अगर मिल भी जाए तो, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ पनिशमेंट देना ही किसी व्यक्ति को काफी नहीं है। अगर हम ये सोचें कि अगर बच्चे के साथ या किसी के साथ भी असॉल्ट हो जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को पनिशमेंट मिल जाए, तो मैं ये कहती हूँ कि पनिशमेंट की नौबत ही क्यों आए, ऐसी नौबत ही क्यों आए कि बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक, हमें ये जो कॉन्सेप्ट हम कहते हैं जब कभी कोई बीमार होता है तो हम ये कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाला फॉर्मूला पेरेंट्स अपनाएं और इस चीज पे ध्यान दें कि हमें प्रिवेलेंस को प्रिवेंट करना है, यानी कि सेक्सुअल अब्यूज को, सेक्सुअल असॉल्ट को होने से ही रोकना है, उसकी प्रिवेलेंस को ही प्रिवेंट करना है। अपने घर में हमें प्रिवेंट करना है, अपने हर बच्चे को एक ऐसा सिक्योर एनवायरनमेंट देना है जिसमें कि ऐसा ना लगे कि बच्चे को कि हम हाउंड कर रहे हैं बार बार या बच्चे के पीछे पड़े हैं कि ये कर लो वो चीज नहीं। बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि बच्चा कंफर्टेबल भी हो, सेफ भी हो, लोगों के अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करे और जो व्यक्ति उनके घर आते हैं उनके ऊपर जो वो ट्रस्ट करे, इतना ट्रस्ट करे कि हाँ ठीक है किसी के साथ वो सोशलाइज हो, लेकिन इस हद तक ना हो ओवर इंटरमिंगलिंग जो हो जाती है कभी कभी बच्चों की। वो सोचते हैं कि जो अंकल आए हैं बहुत ज्यादा कडल कर रहे हैं या आंटी बहुत ज्यादा कडल कर रही है, कभी कभी लोग इस चीज का फायदा उठा लेते हैं और उस समय अचानक से बच्चे के साथ ऐसा होता है कि बच्चे को नहीं समझ आ पा रहा होता है। तो इसलिए सबसे पहली बात मैं कहूंगी, सबसे जो मेन पॉइंट आता है पेरेंट्स का कि बच्चे को मिस्चीवियस टच और अफेक्शनेट टच यानी कि गुड टच और बैड टच में डिफरेंशिएट अच्छे से करके बताएं। बच्चे की 3 साल से ही शुरुआत कर दें, क्योंकि बच्चा जो है 3 साल से थोड़ा और समझना शुरू कर देता है। 3 साल से पहले तो पेरेंट्स खुद ही बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 साल के बाद से बच्चा छोटी छोटी चीजों को समझने लगता है, क्योंकि बोलना भी वो सीखने लगता है। तो वहीं से शुरुआत करें, क्योंकि उस समय बच्चा स्कूल भी जाता है, प्ले स्कूल में जाता है, फिर नर्सरीज में जाने लगता है। तो पेरेंट्स बच्चे को जरूर बताएं कि गुड टच क्या होता है या बैड टच क्या होता है, कोई आपको कहाँ कैसे छू रहा है, वो बच्चा थोड़ा सा इस बात पे सेंसिटिव रहे, इस चीज के लिए बच्चा तैयार रहे कि और थोड़ा वो डिफरेंशिएट भी कर पाए कि आज अगर स्कूल टीचर ने या किसी भी घर पे कोई रिलेटिव आया उसने उसे टच किया है तो वो किस तरह किया है, और एक गुड टच है तो वो बच्चे को फील कैसा हुआ या बैड टच है तो बच्चे को फील कैसा हुआ, ये चीजें जाननी जरूरी है। दूसरी चीज ये कि पेरेंट्स जो है बच्चे से डेली उनकी रिपोर्ट्स लें। बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता है, मैं मानती हूँ कि माइनर चिल्ड्रन जो होते हैं बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो ग्रोइंग पीरियड में होते हैं। एक एडोलेसेंट बच्चा भी वो अपनी ग्रोइंग पीरियड में है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती है, अंदर माइंड में बहुत सारी फीलिंग उनके आ रही होती हैं, तो वो चीजें रहते हैं काफी। हाँ, और उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो पेरेंट्स को बहुत खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो सेक्स एजुकेशन और ये सारी चीजें तो स्कूलों में भी प्रमोट की जा रही हैं। तो पेरेंट्स घर से ही शुरुआत करें इन सब चीजों की, एकदम ओपनली बात करें। अगर उन्हें इस बात में झिझक भी हो रही है, सेक्स एजुकेशन देने में अगर झिझक हो रही है, तो बच्चों को बुक्स के थ्रू या किसी और तरीके से वो खेल खेल में भी चीजों को समझा सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो जहां तक कि डेली रिपोर्ट्स का सवाल है, तो वो बच्चों से डेली रिपोर्ट ले कि आज वो किससे मिले, स्कूल गए तो कहीं किसी ने रास्ते में उन्हें रोका तो नहीं, या बस से आते हैं जैसे भी जाते हैं उन रास्ते में दिक्कत होती है, कोई दिक्कत तो नहीं, कौन सा उनका फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ कहीं इधर उधर तो नहीं गए, ट्यूशन टीचर ने क्या काम करवाया, स्कूल टीचर ने क्या काम करवाया। उनका जब डेली होमवर्क वगैरह भी वो देते हैं, उन्हीं में ही वो बातों बातों में पूछ ले कि अच्छा ये वाली टीचर कैसी है। टीचर के बारे में भी वो जान सकते हैं, उससे और भी चीजों के बारे में जान सकते हैं। इवन बुक खोलते खोलते ही टीचर ऐसे पेरेंट्स से पूछ लिया कि अरे बताओ बच्चा, ये वाले मैडम आपकी कैसी है, ये सर आपके साथ ठीक से बिहेव करते हैं, इस तरह से वो पूछ सकते हैं। तो बच्चे को भी समझ आने लगेगा धीरे धीरे।
ये सारी चीजें तो डेली रिपोर्ट्स में साथ साथ हम आजकल देखते हैं कि बच्चे इंटरनेट का ज्यादा यूज करने लगे हैं। कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी उनकी चल रही हैं और कुछ होमवर्क भी उनको स्कूल वाले इस तरीके का दे देते हैं कि उनको ना चाहते हुए भी हमें मोबाइल देना पड़ता है। तो मोबाइल का प्रयोग ज्यादातर छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छे से करना आ गया है। ऐसे में जहाँ पर हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात कर रहे हैं, मीडिया का क्या रोल है इसमें? जी, इसमें देखिए मीडिया जो है बहुत ज्यादा चीजें दिखाना चाहती है, वो कुछ एजुकेशन भी देना चाहती है, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसे यूज कैसे करते हैं, हम बच्चे को इंटरनेट एक्सेस कैसे करने देते हैं। क्या आजकल इंडियन फैमिलीज में दोनों ही पेरेंट्स ज्यादातर कमा रहे हैं, दोनों ही वर्किंग हो गए हैं, तो बच्चों को वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। ये बच्चा कभी आता है तो वो पेरेंट्स के साथ कुछ बातचीत करना चाहता है या खेलना कूदना चाहता है उनके साथ, तो अपने लेजर पीरियड में, तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये लो बच्चा, हम लोग बिजी हैं, आप ये फोन ले लो या जाके आप टीवी देख लो। तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट आजकल एक्सेस कर रहे हैं, और इंटरनेट पे कभी कभी जैसे कि पेरेंट कंट्रोल नहीं किया हुआ है या बहुत सी चीजें होती हैं कि वो इंटरनेट इजीली वो ओपन हो जाती हैं चीजें, साइड में एडवर्टीजमेंट्स आने लगते हैं, तो उससे बच्चों का बहुत अर्ली एक्सपोजर हो जा रहा है, विच लीड्स टू सेक्सुअल ओवरटोन्स के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इन चीजों को पेरेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, बच्चों के प्रति टाइम निकालना चाहिए। अगर बच्चा उनके साथ खेलना चाहता है, उनसे बातचीत करना चाहता है, तो वो उनकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि अच्छा बच्चे ठीक है, मेरे पास आधा घंटा है, हम लोग इस पे बातचीत करते हैं, हम लोग इंडोर गेम्स खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, वो बच्चों को जरूर टाइम दे। अदरवाइज बच्चा भटकने भी लगेगा, क्योंकि वो इंटरनेट में इतनी चीजें आती हैं कि हमें भी कभी कभी बड़े भी लोग जो होते हैं वो इंटरेस्ट आने लगता है कि हाँ, कभी गेम्स में इंटरेस्ट आ गया, कभी ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट आने लगा। और सेंसर बोर्ड का तो बहुत बड़ा रोल है ही। मैं यही कहूंगी कि सेंसर बोर्ड को बहुत ही कीन लुक रखना चाहिए कि जो भी फिल्म आजकल बन रही है, जो भी वीडियोस बन रही हैं, उसको वो अच्छे से देखें कि उसमें क्या सीन्स दिखाए जा रहे हैं और वो कहाँ तक सही है एक्सपोजर के लिए, क्योंकि इसको हर एज के लोग देख रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कई बार अर्ली एक्सपोजर दे देती हैं बच्चों को, जो कि गलत भी हो जाता है। सेक्स एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड वीडियोग्राफी और ये सब चीजें जो है बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। तो उनको इन सब चीजों के बारे में अवेयर करना भी बहुत अवेयर करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को थोड़ा सा उनके कंट्रोल भी करना देखना चाहिए, पूछना चाहिए, जी, देखना चाहिए, पूछना चाहिए कहें। और अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मदर्स या फादर उनके साथ बैठें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को ऑनलाइन चल रहा है तो सारी चीजें समझ आ रही हैं। हाँ। बहुत सी ऐसी चीजें जब वो बताते हैं तो बच्चे को नहीं समझ आ रहा होता है, तो पेरेंट कम से कम एक गाइडेंस के लिए पेरेंट की जरूरत हमेशा पड़ती है। हर चीज इंटरनेट नहीं सिखा सकती, हर चीज टीवी नहीं सिखा सकती, एक पेरेंटल गाइडेंस बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ क्या हम बच्चों की जो बातें हैं पेरेंट्स को वो भी सुननी चाहिए? जी, कई बार पेरेंट्स जो है बच्चों को इग्नोर करते हैं, सिर्फ वो बिजी है तभी नहीं, कभी कभी बहुत से फैमिली ओपिनियन बच्चे देना चाहते हैं, उसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व भी करना चाहते हैं कि पेरेंट थोड़ी सी हमारी भी सुन लें। जैसे कि होम डेकोरेशन ही हो गया, मैं छोटी सी चीज लेना चाहूंगी कि कभी कभी पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ दोनों डिस्कस कर रहे होते कि हाउ टू डेकोर आवर होम, तो बच्चे चाहते हैं कि हाँ हम यहाँ पे ये लगाएं, हम वहाँ पे वो लगाएं, वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें हमारे ओपिनियन को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मिले, इम्पोर्टेंस मिले। तो पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए कि नो यू गो टू स्टडी और आप अपना मोबाइल देखो, ये सब देखो। उनकी ओपिनियंस को भी फुल्ली एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर उनकी पसंद ना भी आए तब भी उन्हें कहना चाहिए कि बताना चाहिए कि नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ तो इस तरह से हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। तो उनके ओपिनियन को इस तरह से वो डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे ओपिनियन करेंगे, अपने सवाल करेंगे और उन्हें जवाब मिलेंगे, तभी वो ओपिनियनेटेड हो पाएंगे आगे चल के। अदरवाइज एक बच्चा जब बड़ा होता है, कॉलेज में आता है या जॉब पर जाता है, तो अगर वो फुल्ली ओपिनियनेटेड नहीं हो पाएगा तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। और कई बार जब उनके ओपिनियन को फैमिली मेंबर्स नहीं मानते या प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो ऐसे में वो कहीं और जाकर बाहर जाकर जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करने की सोचते हैं। और कभी कभी जो होते हैं
बच्चों को अगर घर पे ही इतना एक्सपोजर नहीं मिला है, घर पे ही इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है उनके ओपिनियन को, तो वो बाहर भी यही सोचते हैं कि हमें अपना ओपिनियन देने की जरूरत ही नहीं है। वो फिर बाहर भी अपना ओपिनियन नहीं दे पाते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं, पब्लिक स्पीचेस होती हैं, स्टेज फियर बच्चों के अंदर आ जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे के अंदर एक फियर के रूप में, एक फोबिया के रूप में आ जाती हैं। हमने काफी सारे पॉइंट्स को जाना कि हम कैसे पेरेंट्स अवेयर हो सकते हैं, पेरेंट्स को भी अवेयर किया और वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें ताकि वो भी इस चीज के लिए अवेयर हो। इसमें आप क्या समझते हैं कि मेडिटेशन का, योगा का क्या कुछ भूमिका है? जी बिल्कुल भूमिका है। जैसे कि हमने जब इंटरनेट वगैरह की बात करी थी, तो हम ये जैसे कि बच्चा अगर इंटरनेट वगैरह ये सब चीजें ज्यादा देखता है, इन सब चीजों में ज्यादा इंटरमिंगल रहता है, तो मैंने यही बताया कि पेरेंट्स को उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और टाइम स्पेंड करें बातचीत करके ही नहीं, डिफरेंट एक्टिविटीज लिए, जैसे कि प्लांटेशन हो गया। बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा जो है प्लांटिंग ट्री कर रहा हो, उससे फिर बच्चे के अंदर एक कॉन्शियसनेस भी आती है कि हाँ भाई हमें एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। बहुत ऐसी चीजें बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं और वो फिजिकल ग्रोथ के लिए भी प्लांटेशन जो है अच्छा होता है। योगा देख ही रहे हैं हम कि आजकल हमारे स्ट्रेस रिलीविंग है ही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जो है योगा को इतना प्रमोट किया है पिछले 5 सालों में उन्होंने। तो योगा जो है बच्चे को शुरू से ही करवाने की एक्टिविटी देनी चाहिए, क्योंकि उससे माइंड, बॉडी, सोल जो है तीनों चीजें इम्प्रूव होती हैं। एक बच्चे की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आगे चल के वो बच्चा उसको एज एन करियर भी ले सकता है, ऑप्ट कर सकता है, एज एन हायर स्टडीज भी उसको ऑप्ट कर सकता है। अब हम मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन भी माइंड, बॉडी, सोल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल एक भागती दौड़ती लाइफ में थोड़ा टाइम पीसफुल होना बहुत जरूरी है। तो वो अगर मेडिटेशन का प्रॉपर उन्हें तरीका नहीं पता होगा तो वो बच्चा मेडिटेशन ही नहीं कर पाएगा। एक बच्चा जब सीखता है मेडिटेशन, तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसे मेडिटेशन करने की जो आदत होगी वो इनबिल्ट हो जाएगी। जैसे रोज हम दिनचर्या करते हैं, नहाते हैं, ब्रशिंग करते हैं, तो वो वैसी मेडिटेशन भी उसकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। उसको स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, उसे लगेगा कि भाई आज मुझे मेडिटेशन करना ही करना है। तो ये सारी चीजों से हम बच्चे को एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं और बच्चे को अलग एक्टिविटीज सिखा सकते हैं, बच्चे को बिजी रख सकते हैं। सिर्फ मीडिया और इंटरनेट से ही बिजी नहीं रखा जाता है, यही सोर्सेस नहीं है, क्योंकि ये अच्छी जानकारी के साथ साथ कभी कभी अपने पीछे गलत जानकारियां भी लेकर आते हैं। क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन तो गूगल पर या इंटरनेट पर नहीं हो सकती। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन जब हम कहते हैं कि मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगी कि होम इज द फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज द फर्स्ट ट्यूटर ऑफ अ चाइल्ड। तो ये सिर्फ मदर की ड्यूटी नहीं है, ये फादर की भी ड्यूटी है। दोनों में से जब भी कोई फ्री हो, मैं कहती हूँ कि बच्चों को प्रॉपर टाइम दे। इसके साथ साथ जब मदर अपने किचन में कुछ वर्क करती है तो बच्चे जो हैं कुकिंग के टास्क में भी हेल्प करते हैं। और क्या हम लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, म्यूजिक है, आर्ट है। जी बिल्कुल कर सकते हैं, म्यूजिक, आर्ट सिखा सकते हैं। बच्चे को हम सोचते हैं कि बच्चे का हाथ कट जाएगा, उसे चाकू ना दो, उसे नाइफ नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बच्चे को अपनी गाइडेंस में ही आप उनके सामने बैठ के उन्हें आप वेजिटेबल कट करना सिखा सकते हैं, कैसे कुक करना है, थोड़ा सा सैंडविच बनाना सिखा दिया है, ताकि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट भी होने लगे। अगर मदर बिजी है, मदर जॉब पे गई हुई है, बच्चे को भूख लग रही है, तो इंस्टेंट वो अपने लिए सैंडविच प्रिपेयर कर दें, अपने लिए सैलेड बना सकें। ये सारी चीजें बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है। और ये अगर इनिशियल पीरियड में ही बच्चे सीख लेंगे तो उन्हें आगे चल के किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और उस चीजों में इंटरेस्ट भी उन्हें आने लगे। सो मच मैम, यू हैव गिवन अस सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को ये सारी जानकारी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, नए मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ नए डिस्कशंस करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।